एक फैसला कोर्ट से आता है और कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि इस फैसले को देने के पीछे दरअसल अफसोस है। अब है क्या पूरा मामला, ये जानिए, क्योंकि डीएनए में अब हम राजस्थान पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस के खिलाफ चार्जशीट पेश करने वाले हैं, जिसकी सोची समझी लापरवाही की वजह से 2008 में हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट के सभी 4 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और राजस्थान पुलिस को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। सबसे पहले इस खबर का थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए। 13 मई 2008 जयपुर शहर सीरियल धमाकों से दहल उठा। एक के बाद एक 8 बम ब्लास्ट हुए थे और इन धमाकों में टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया। उन्हें साइकिलों पर लगाया गया। इन धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और करीब 176 लोग घायल हुए थे। राजस्थान सरकार ने सीरियल ब्लास्ट की जांच की जिम्मेदारी एटीएस को दी। इन सीरियल धमाकों के 11 वर्ष बाद 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने इस मामले में, तस्वीरें आपके सामने हैं, इस मामले में सैफुर रहमान, सलमान और सरवर आजमी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी थी। तब धमाकों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को ऐसा लगा था कि शायद उन्हें न्याय मिल गया, लेकिन अब 3 वर्ष बाद एक बार फिर वो बेचैन है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निचली अदालत ने जिन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, उन्हें हाईकोर्ट से क्लीन चिट कैसे मिल गई? और इसका सीधा सा जवाब है, कानून सबूत मांगता है। आमतौर पर आरोपी कोर्ट से तब बरी होता है जब पुलिस या जांच एजेंसी उनके खिलाफ सबूत पेश ही नहीं कर पाती है। लेकिन इस केस में आरोपी इसलिए बरी हो गए क्योंकि राजस्थान पुलिस की एटीएस ने हाईकोर्ट में सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए। मतलब सबूत थे, लेकिन उन सबूतों को हाईकोर्ट के सामने रखा ही नहीं गया। राजस्थान पुलिस की एटीएस पर यह संगीन आरोप हम नहीं लगा रहे, यह भी आपको साफ कर दें, बल्कि हाईकोर्ट के जजों ने लगाया है, जिनके ऑर्डर की कॉपी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और उसकी जो पूरी की पूरी भावार्थ है, जो शब्द है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सामने है। इसमें राजस्थान एटीएस की मंशा को कटघरे में खड़ा किया गया है और जिसके बारे में जानकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या राजस्थान पुलिस की एटीएस ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों को जानबूझकर बचाया है। मेरे हाथ में जो इस वक्त ऑर्डर की कॉपी है, हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, 130 पन्नों की है और इस जजमेंट के 122वें पेज पर राजस्थान एटीएस की जांच पर जो टिप्पणी की गई है, उन्हें मैं अब बारी बारी से पढ़कर आपको सुनाऊंगा और उनका मतलब भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हाईकोर्ट के आदेश का सार आपको बताता हूं, जो मूल सार है, जो इस जजमेंट के आखिरी पेज पर लिखा गया है। वो सार आप समझिए। इसमें लिखा है कि यह केस घटिया, भद्दी और गलतियों से भरी जांच का क्लासिक एग्जाम्पल है। यह मूल सार है और अदालत ने कहा है कि इस केस में जांच एजेंसियों की घटिया इन्वेस्टिगेशन की वजह से न्याय व्यवस्था प्रभावित हुई है। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि इस केस की लापरवाह, त्रुटिपूर्ण और गैर पेशेवर जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है, ऐसा लगता है कि जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी ही नहीं थी। यह अदालत का आदेश है। अदालत ने राजस्थान पुलिस के डीजी को आदेश दिया है कि इस केस में लचर जांच करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जाए। यानी कोर्ट इतना नाराज था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि कोर्ट भावनाओं से नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला देता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को कानून के आधार पर बरी किया है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, सबूत, साक्ष्य, और जयपुर पुलिस एटीएस ने सबूत पेश नहीं किए। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऐसे इंसिडेंट बताए हैं जब एटीएस ने खुद इस केस को कमजोर किया। इस आदेश की कॉपी के मुताबिक ही अब बात करते हैं।
जयपुर सीरियल ब्लास्ट के 4 महीने बाद तक राजस्थान एटीएस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस ने सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों के बयान दर्ज नहीं करवाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें यह पॉइंट भी रखा गया है कि पुलिस ने आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया। पुलिस ने इस बात के कोई सबूत नहीं दिए जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने दिल्ली से जयपुर आकर सीरियल धमाके किए। जिस कैफे से ईमेल करके सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकवादियों ने ली थी, उस कैफे से कंप्यूटर, सीपीयू और एंट्री रिकॉर्ड जब्त नहीं किए गए। अब सोचिए, पुलिस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है और कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट की कॉपी में ये लिखा है कि आपने वो एंट्री सामने रखी ही नहीं जिसको सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा था, यानी वो सबसे बड़े साक्ष्य थे, सबूत थे, जिसको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन आप सबूत नहीं रख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, धमाके में इस्तेमाल हुई साइकिलों के जो बिल कोर्ट में सबमिट किए गए हैं वो भी टेम्पर्ड थे, यानी उस बिल में छेड़खानी की गई थी। और यह भी दिख रहा है यहां पर कि पुलिस ने सीरियल ब्लास्ट की साइट्स पर कोई साइंटिफिक फॉरेंसिक जांच नहीं की है। यह कोर्ट की कॉपी में लिखा है। ये एटीएस जो राजस्थान की है, पता नहीं वो समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा है। यह सख्त टिप्पणी उनके लिए है जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं। और आज यह सवाल उन लोगों के परिजन भी कर रहे हैं जिनकी मौत इन धमाकों में हो गई थी। इतने वर्षों के इंतजार के बाद क्या मिला? कोर्ट को मजबूरन, क्योंकि अदालत ने पहले ही कहा, कानून अपना काम साक्ष्य के आधार पर करता है, भावनाओं के आधार पर नहीं करता है। लेकिन आपने साक्ष्य सामने रखे ही नहीं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जांच एजेंसी ने इस केस में सबसे महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश ही नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब तो यही समझ में आता है कि राजस्थान एटीएस को ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो करना चाहिए था वो कुछ नहीं किया गया, और उसका अंजाम अब सबके सामने है। सीरियल धमाकों के जिन आरोपियों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी, राजस्थान हाईकोर्ट को ना चाहते हुए भी उन सब को बरी करना पड़ा है। ना चाहते हुए भी उन सबको छोड़ना पड़ा है। एटीएस की एंटायर थ्योरी को गलत मान, कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कहा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया, टेम्पर्ड किया, काट छाट की उसके अंदर, और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिए कि वो इतने लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी वजह से जो असल गुनाहगार थे वो छूट गए। और एटीएस अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए किन्हीं 4 लोगों को पकड़ा और उनको पकड़ के जेल में डाला। हमारे बहुत सारे ग्राउंड्स थे, हमारे सारे ग्राउंड्स थे कि ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर एटीएस ने कहा कि साहब ईमेल आज तक चैनल और इंडिया चैनल के अंदर, इंडिया न्यूज़ के अंदर पहुंचा, उन्होंने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो ईमेल पेश नहीं किया गया। जिस आदमी ने राजस्थान को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे चैनल में ईमेल आया है, उनको कोर्ट में एग्जामिन नहीं कराया गया। फिर एटीएस की थ्योरी थी कि ये लोग दिल्ली से डीलक्स बस से जयपुर पहुंचे, तो डीलक्स बस के आना साबित नहीं हुआ, वो 4 हिंदू नाम हैं, वो इन मुलजिमों के नाम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि 2:30 बजे तो उसके जयपुर अराइवल का टाइम है, और 2:30 बजे बाद में वो कहते हैं कि जयपुर के जालीपुरा के अंदर एक करीम होटल है, वहाँ उन्होंने खाना खाया है। खाना खाने में आदमी को 10-15 मिनट लगते हैं। फिर वो किशन पोल पहुँचते हैं, अलग अलग 5-6 दुकानों से साइकिलें खरीदते हैं, और फिर उनके ऊपर बम रखने के लिए टोकरी फिट करवाते हैं। और फिर टोकरी फिट करवाने के बाद के अंदर वो शाम को 4:30-5 बजे वापस शताब्दी एक्सप्रेस से वापस भी चले जाते हैं। तो आप ये देखिए कि उनके आने के नाम अलग हैं, साइकिल जिस नाम से खरीदी गई वो नाम हिंदू नाम है, वो चारों अलग हैं। जो 4 लोग कहते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस से चले गए, वो 4 नाम डिफरेंट हैं। तो कहीं से कोई कॉर्पोरेशन होता ही नहीं है कि कौन आया था, किसने साइकिल खरीदी, कौन चला गया, इनमें इनका नाम कहीं आता ही नहीं है। दूसरा ये कि जो उन्होंने साइकिल खरीदने की रसीदें पेश करी हैं, उन पर जो फ्रेम नंबर है वो साइकिलों के ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये भी साबित नहीं होता कि वो जो आप बिल पेश कर रहे हो उससे ये साइकिल खरीदी गई है। आप मोरल ऑफ द स्टोरी वाला फॉर्मूला तो जानते होंगे, और कोर्ट के आदेश के बाद अब आप खुद तय कर लीजिए कि क्या समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको हाई कोर्ट के आदेश की इस कॉपी से जयपुर एटीएस की जांच में हुई लापरवाहियों के क्लासिक एग्जाम्पल अब पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि अभी तक तो आपने सार जाना। अब इसको समझिए। द ब्लास्ट अकर्ड ऑन 30th May 2008 in the city of Jaipur.
Subsequently, after 4 months, similar blast took place in the capital city of New Delhi on 30th September 2008. For these 4 months, little to nothing was done by the investigation agency in the state of Rajasthan. इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने आरोपियों की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान जो स्टेटमेंट लिया उसे ही कन्फेशन स्टेटमेंट बताकर कोर्ट में दाखिल कर दिया, जबकि पुलिस पूछताछ में लिया गया कबूलनामा कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता। आरोपी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कबूलनामा ही कोर्ट में मान्य होता है और इस केस में राजस्थान पुलिस ने आरोपियों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाए। और ये यहां पर लिखा हुआ है, द स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस ऑन द टिप ऑफ raided the Batla house in Jamia Nagar of the South Delhi on 19/9/2008, where the alleged perpetrators of the crime were holed up. Only one of the accused, Mohammad Saif, was apprehended. By his statement were recorded under the police custody. Did the investigation actually begin? ये आदेश के पहले हिस्से को भी आपने जाना है। राजस्थान एटीएस ने जांच कैसे की, कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी क्यों दी, फैसला देने के बाद भी क्लासिक एग्जाम्पल इसे क्यों बताया जा रहा है लापरवाही का। अब तक आपने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में जो बातें हैं उसको समझा होगा, तो यह पता चल रहा है कि किस तरह से इस पूरे जांच प्रक्रिया में राजस्थान एटीएस ने अपना काम सही नहीं किया है, यह पता चलता है। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान एटीएस की थ्योरी के मुताबिक 13 मई को ही आरोपी दिल्ली से जयपुर बस से गए थे। ये समझाया गया है और ये बताया गया है कि उसी दिन धमाके में इस्तेमाल की गई साइकिलें खरीदी गई। इसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर ट्रेन से उसी शाम वापस वो दिल्ली भी लौट आए। लेकिन राजस्थान एटीएस ने इस बात को साबित करने वाले ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज पेश किए, ना ही बस के टिकट पेश किए, ना ही सहयात्रियों के बयान भी पेश कर पाए, जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि आरोपी दिल्ली से जयपुर गए थे। अब सोचिए, यहां यह हिस्सा भी बताया जा रहा है और यह बार बार कहा जा रहा है कि द alleged travel made to accused convicts between Delhi and Jaipur has also not been conclusively proved. No CCTV footage and no call detail were produced from the seized mobile from the accused in the order to support the alleged travel made on 11/5/2008, यानी 11/5/2008 और 13/5/2008। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का बैकग्राउंड भी आपको समझना चाहिए। दरअसल 13 मई को ब्लास्ट के अगले दिन यानी 14 मई को ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों ने कुछ मीडिया चैनल्स और राजस्थान पुलिस को ईमेल करके इन धमाकों की जिम्मेदारी ले ली थी। और आतंकवादियों ने जिम्मेदारी लेने वाले ईमेल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो मेल की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इतने महत्वपूर्ण एविडेंस यानी साक्ष्य को, ये वो मेल जिसमें ये जिम्मेदारी ली गई और यहां इसका भी जिक्र है, द ईमेल allegedly sent by the accused assuming responsibility for the blast to the media houses including कुछ चैनलों के नाम है, मैं वो आपके सामने नहीं रख रहा हूं, एंड टू मिस्टर A.K. जैन then ADG राजस्थान पुलिस on 14/5/2008 was neither supported by the mandatory certificate as required under section 65B of Evidence Act, nor was it corroborated by the statement of Mr. A.K. Jain, Mr. Prakash Tandon or other people for the media house who received such email. लेकिन इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य को भी राजस्थान एटीएस ने बेकार कर दिया। इन ईमेल्स को कोर्ट के जरूरी सर्टिफिकेट के बगैर ही दाखिल कर दिया गया, जिसकी वजह से आरोपियों के खिलाफ इतना बड़ा सबूत भी हाई कोर्ट में खारिज हो गया। इतनी बड़ी लापरवाही। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी में अब जो और भी हिस्सा लिखा है वो भी जानना चाहिए कि इसमें यह लिखा हुआ है कि आतंकवादियों ने ये ईमेल जिस साइबर कैफे से किया था, सोचिए ये ईमेल कहीं से तो भेजा गया, जिस साइबर कैफे से किया गया वहां से जांच टीम ने कोई सबूत जुटाए ही नहीं। कोर्ट के ऑर्डर में यह लिखा है in the case of the prosecution that has accused convicts alleged sent the email from Naveen Cafe operated by Mr. Madhukar Mishra. However, the
relevant CPUs and the relevant register record were never seized and examined. The site plan prepared is also not reflecting the existence of the relevant CPU system. All this added with the fact Mr. Madhukar Mishra was not present on the spot at the relevant time cast a shadow of a doubt. अब राजस्थान पुलिस की ATS की कारगुजारियों का नेक्स्ट लेवल भी देखिए कि इन धमाकों में जिन साइकिलों का इस्तेमाल हुआ, अभी तक तो आपने देखा कि उस साइबर कैफ़े को भी इन्होंने जांचना नहीं ज़रूरी समझा, लेकिन उन साइकिलों को बेचने वाली दुकान से पुलिस टीम ने साइकिलों के बिल तक जब्त नहीं किए जिन साइकिल पर रखकर ये धमाका हुआ था, जहां से ये साइकिल खरीदे गए थे, जबकि एक बड़ा सबूत हो सकता था। इतना ही नहीं, जांच टीम ने उस मिस्त्री का बयान लेना तक जरूरी नहीं समझा जिसने इस साइकिलों को असेंबल किया था। यानी अगर आप साइकिल बचपन में भी या फिर अभी भी आप खरीदने जाते होंगे तो जहां साइकिल खरीदते हैं तो कोई मिस्त्री होता है जो उसे असेंबल करता है, और यहां पर उसका बयान भी दर्ज नहीं किया गया। क्या यह लापरवाही नहीं है? हाई कोर्ट ने ATS की इस कारस्तानी पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। क्या लिखा है वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज have also failed to impound, seize at the initial stage of the investigation the relevant bill book for the bicycle vendor who allegedly sold the bicycle which were used in the explosions to the accused convicts. The bill books were substantial piece of evidence and could have been relied upon under section 34 of the Evidence Act. Further, Mr. Dinesh Maheshwar, the Mistri at the Anju Cycle Shop, साइकिल शॉप का नाम यहां पे बताया गया, who assembled, fixed the bicycle was also not examined. Also, the invoice and the bill book that were produced before the court, this court appear to be tampered with, which makes the same weak evidence. अब ये हिस्सा भी आप समझ सकते हैं कि जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही थी। फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट नहीं किया गया, हाई कोर्ट ने यह भी लिख दिया। यानी धमाकों में जो लगातार जिन हिस्सों की बातें हो रही थी वो तमाम हिस्से ये बताते हैं कि किस तरह से राजस्थान की ATS ने जांच को आगे बढ़ाया और सबूत यानी साक्ष्य जुटाए ही नहीं। यानी निचली अदालत का जो फैसला था फांसी का उन 4 चेहरों को लेकर, उसको जब आगे कोर्ट में चैलेंज किया गया तो ATS की जांच उस लेवल पर नहीं पहुंची जिससे यह साबित हो पाए कि ये गुनहगार है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा कि कानून कोर्ट को भावनाओं के आधार पर और सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी साबित करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन इतने संगीन अपराध में शामिल आरोपी सजा से बच निकलते हैं या बरी हो जाते हैं तो इससे समाज में और पीड़ित परिवारों को दुख और चिढ़ तो होना स्वाभाविक है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जी न्यूज ने जयपुर सीरियल धमाके के पीड़ित परिवारों से फिर बात की, जिनको हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गहरा धक्का लगा है। सुनिए एक बार उनको। 13 मई 2008 मंगलवार को इसी चांदपुर मंदिर के बाहर धमाके हुए। इसी तरह की एक साइकिल यहाँ पे रखी हुई थी और अचानक से उस पर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के निशान अब तक यहाँ देखे जा सकते हैं, छर्रों के निशान यहाँ देखे जा सकते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को बरी कर दिया गया है और राजस्थान में इस निर्णय पर बवाल हो रहा है, राजनीति हो रही है। हम उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवी सिंह। हाँ। पेपर बांटता था उस टाइम, वो बड़ी चौपड़ पे पेपर बांट के आ रहा था। उस टाइम हवा महल के वहाँ पे हो गया, माणक चौक साइड से हुआ। वो छट के छर्रे आए और मेरे शरीर में घुस गए। उस टाइम शरीर में आपके क्या कुछ स्थिति खराब हो गई? इधर से खून आने लग गया, जिधर से घुसा था छर्रे खून आने लग गए थे और पेट में दर्द हुआ और मैं वहीं पड़ गया और मेरे को गाड़ी में उठा हॉस्पिटल पहुँचाया गया। आपका किडनी खराब हो गई? हाँ, एक किडनी खराब हो गई, गुर्दा फट गया था अंदर। अब जो दोषियों को बरी कर दिया गया, आपको जानकारी में है? हाँ, कल परसों आया। कितना दुख होता है आपको इस बात? हाँ, बहुत दुख हुआ कि उनको फांसी की सजा दी हुई थी, फिर उनको बरी कैसे कर दिया गया।
आप आईओ को एक दिन में गलत ठहरा देते हो, तो 15 साल से आईओ कर क्या रहा था? क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या याद है आपको? मतलब मेरी मदर दोनों बच्चे स्कूल से आए थे और मेरी मदर उनको ले हर ट्यूसडे को मंदिरों में बांटने करने जाती थी वो, और कहीं होते हुए और दूसरे मंदिर में प्रॉपर लोग मिले नहीं, तो उन्होंने हनुमान जी के मंदिर चांदकोट के पहुँची, और जैसे ही पहुँची तो साथ में महक दिया प्लस मेरा ड्राइवर और एक चौकीदार का लड़का जो कि पहली बार गांव से जयपुर आया था। सब गाड़ी के लालच में, क्योंकि बच्चों को गाड़ी का शौक रहता है, तो गाड़ी के लालच में मम्मी के साथ बैठ के चले गए, और वहाँ जाते ही जैसे गाड़ी रुकी तो ये समझ लीजिए कि शायद ऐसे ही इंतज़ार हो रहा था कि हमारे लिए इंतज़ार हो रहा। ब्लास्ट हो गया। हमको शाम को बहुत लेट तक तो हमको पता भी नहीं चला, अफरा तफरी मची हुई थी, नेटवर्क सब जाम थे। फिर इसने जाके एसएमएस में, इसको मालूम चला एसएमएस में सबसे पहले, और उनके कपड़ों से पहचानने में आए। ये वो थे जो इन धमाकों से पीड़ित हुए। हमें नहीं पता कि इनके दर्द को आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम राजस्थान की एटीएस के लिए तो ये बिल्कुल साफ है कि उन्होंने शायद इनकी परेशानी, इनके दर्द को नहीं समझा। राजस्थान पुलिस एटीएस की इस टॉप लेवल की कारगुजारी पर सिर्फ जयपुर ब्लास्ट के पीड़ित ही नहीं शॉक्ड है, बल्कि राजस्थान सरकार भी हैरान है। अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अब ये केस यानी इस केस में पॉलिटिकल एंगल की भी एंट्री हो चुकी है, और जयपुर बम धमाका मामले के आरोपियों को बरी करने के मामले पर बीजेपी गहलोत सरकार की पैरवी पर शक कर रही है और इसे राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण नीति का फल बता रही है। वहीं इसको लेकर सचिन पायलट ने भी अपनी ही सरकार की मंशा पर उंगली उठा दी है। याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जाँच होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये न्यायालय का निर्णय है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराधों में जो भी शैतानी ताकतें और जो भी उनके कारिंदे शामिल हैं, उनको जो है वो किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। सच तो यह है कि कानून अपना काम साक्ष्य यानी सबूत के आधार पर करता है, भावनाओं के आधार पर नहीं, और कानून ने अपना काम किया। लेकिन सवाल खड़े हुए राजस्थान एटीएस की जांच प्रक्रिया में, और इन सवालों के जवाब लोग जानना भी चाह रहे हैं, और कम से कम उन पीड़ितों के दर्द को देखकर यह सवाल तो और बड़ा बन भी जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब कैसे देते हैं और क्या देते हैं, क्योंकि हमारा सवाल पेरिस शहर की पहचान, मशहूर जो पहचान है एफिल टावर, उसका उद्घाटन वर्ष 1889 में आज ही के दिन हुआ था, और इसका निर्माण करने वाले इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया था। और करीब 330 मीटर इस ऊंचे एफिल टावर को देखने के लिए हर वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग भी आते हैं। जी न्यूज़।